जय हिंद मेरे साथियों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त नोस्ट बिलास जैन आप सबके बीच हाजिर हूं 24 दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड 24 दिसंबर के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड डिटेल्स भी देखेंगे दोस्तों। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो की डिटेल से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ रात 9:40 पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्मार्ट लर्निंग हब में इसका टेस्ट होगा। तो दोस्तों वो टेस्ट जरूर ज्वाइन करें और आप लोग पूरे मार्क्स लाकर टॉप करने की कोशिश करें। और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को तभी लाइक कीजिएगा जब आपको लगे कि यह इंफॉर्मेटिव थी। और साथ ही दोस्तों अभी जल्दी से अपने सभी दोस्तों को शेयर करके वीडियो को उनको लाइव बुला लीजिए। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक ने किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए 442.26 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है, ए दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना, बी मुंबई मेट्रो रेल परियोजना, सी कोलकाता मेट्रो रेल परियोजना और डी सूरत मेट्रो रेल परियोजना। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक ने हाल ही में सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए 442.26 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक ने हाल ही में गुजरात में 40.35 किलोमीटर की सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए 442.26 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों सूरत मेट्रो रेल परियोजना की लंबाई कितनी होगी? तो 40.35 किलोमीटर याद रखें। जिस परियोजना की कुल लागत 1.5 अरब यूरो है, जिसमें से KfW 442.26 मिलियन यूरो का वित्त पोषण कर रहा है। दोस्तों जर्मनी विकास बैंक का ही नाम है KfW, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर आप इसका मैप भी देख सकते हैं कि सूरत मेट्रो रेल परियोजना का मैप क्या है। और अगर आप में से किसी का सूरत जाने का मन है घूमने के लिए तो इस मैप का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारत की हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? आपके ऑप्शंस है, ए गोल्ड मेडल, बी सिल्वर मेडल, सी ब्रॉन्ज मेडल और डी प्लेटिनम मेडल। तो दोस्तों याद रखें कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारत की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारत की हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, जबकि भारतीय हॉकी टीम को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। भारत को जापान ने 5-3 से हराया है। दोस्तों याद रखें भारत ने किसको हराया? पाकिस्तान को हराया, तो ब्रॉन्ज मेडल मिला। और भारत सेमीफाइनल में जापान से हारा है तो इसे आगे जाने का मौका नहीं मिला। भारत का यह कुल एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास में 5वां मेडल था। तो दोस्तों कब कब मेडल मिले वह भी देखेंगे। तो भारतीय हॉकी टीम ने 2011 में स्वर्ण पदक, 2012 में रजत पदक, 2016 में स्वर्ण पदक, 2018 में स्वर्ण पदक और 2021 में कांस्य पदक जीता। अब दोस्तों याद रखें यह एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का पहला कांस्य है, क्योंकि अभी तक इन्होंने 3 स्वर्ण और 1 रजत जीता था, कांस्य नहीं जीता था। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार कांस्य पदक कब जीता? तो याद रखें 2021 में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है, ए जापान, बी संयुक्त अरब अमीरात, बी सी चीन और डी अमेरिका। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई ने हाल सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है। दोस्तों यह फैसला विदेशियों को आकर्षित करने के लिए यूएई प्रशासन ने सेंसरशिप को समाप्त करने के उद्देश्य से लिया है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? फॉरेनर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके देश में सेंसरशिप होती है पूरी रिलीज पर, सिनेमैटिक रिलीज पर, जबकि यूएई में नहीं हो रही होगी। अमीरात मीडिया नियामक प्राधिकरण पारंपरिक इस्लामिक मूल्यों का कथित उल्लंघन करने वाले संवेदनशील दृश्यों को हटाने के बजाय दर्शकों के लिए 21 वर्ष की आयु से अधिक की नई श्रेणी लेकर आएगा। तो दोस्तों यह एक 21 वर्ष से अधिक आयु वाली एक नई श्रेणी बनाएंगे, जहां पर इनको बिना सेंसर की फिल्में देखने का मौका मिलेगा। नजर डालेंगे यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात की तरफ, तो इसकी राजधानी अबू धाबी है। दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में खलीफा बिन जायद अल नाहयान है और यहाँ की मुद्रा यूएई दिरहम है। याद रखें दोस्तों राष्ट्रपति का नाम खलीफा बिन जायद अल नाहयान और मुद्रा यहाँ की यूएई दिरहम है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में
में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी है? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी कानपुर, सी वाराणसी और डी हमीरपुर। तो दोस्तों आप लोग इस बनास डेयरी से बनारस वाराणसी याद रखेंगे। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी है। 30 एकड़ भूमि में फैली इस डेयरी का निर्माण लगभग 475 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। दोस्तों इसकी लागत क्या होगी? 475 करोड़ रुपए और एरिया कितना रहेगा? तो 30 एकड़ भूमि। इसमें रोजाना 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र के किसानों को प्रगति के नए अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री बनास डेयरी से जुड़े 1.7 लाख से अधिक दूध उत्पादकों के बैंक खातों में लगभग 35 करोड़ रुपए का बोनस डिजिटल रूप से स्थानांतरित करेंगे। तो दोस्तों जो यहाँ के आसपास के किसान हैं उनको लगभग वो कितने हैं? तो 1.7 लाख से अधिक दूध उत्पादक हैं, उनके लिए 35 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। अब एक किसी को 35 करोड़ नहीं है, 1.7 लाख लोगों में 35 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे, याद रखिएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है किस विधानसभा ने मोब वायलेंस और लीचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? आपके ऑप्शन है ए झारखंड, बी पंजाब, सी तमिलनाडु और डी केरल। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में झारखंड विधानसभा ने मोब वायलेंस और लीचिंग को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया। दोस्तों जिसका उद्देश्य किसका? मोब वायलेंस और लीचिंग को रोकने के लिए जो विधेयक पारित किया गया है उसका उद्देश्य राज्य में संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना और भीड़ की हिंसा को रोकना है। एक संशोधन को शामिल करने के बाद विधेयक पारित किया गया और राज्यपाल को उनकी सहमति के लिए भेजा गया है। दोस्तों वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यह भी याद रखें रमेश बैस हैं। अब जब राज्यपाल की सहमति मिल जाएगी और उनके हस्ताक्षर मिल जाएंगे तो यह एक प्रकार से कानून बन जाएगा। एक बार अधिसूचित होने के बाद दोस्तों यह झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मणिपुर के बाद ऐसा कानून लाने वाला चौथा राज्य बन जाएगा। तो सबसे पहले ऐसा कानून मोब वायलेंस और लीचिंग को रोकने का कानून कौन लाया? पश्चिम बंगाल में लाया गया। दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे पर मणिपुर और अगर यह पारित होता है तो झारखंड चौथा राज्य बनेगा, याद रखें। दोस्तों आगे आपको बता दें झारखंड से रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और राज्यपाल रमेश बैस हैं। दोस्तों साथ ही याद रखें कि झारखंड की राजधानी रांची है। इससे अधिक ज्यादा डिटेल्स आज नहीं देंगे दोस्तों क्योंकि क्वेश्चंस आज 10 की जगह 12 हैं और क्लास की लेंथ एक्स्ट्रा हो सकती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है भारत ने किस राज्य के तट से पिरलाय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश और डी ओडिशा। तो दोस्तों याद रखें कि भारत ने हाल ही में उड़ीसा राज्य के तट से पिरलाय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली किस प्रकार की मिसाइल है पिरलय? सबसे पहले याद रखना है आपको पिरलय किस प्रकार की मिसाइल? एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पिरलय का उड़ीसा के तट से पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित। अब पिरलय का विकास किसने किया है या इसका विकसित किसने किया है? तो डीआरडीओ ने। ठोस ईंधन युद्ध क्षेत्र मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। मिसाइल एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च की गई। नई मिसाइल ने वांछित अर्ध बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र वक्र का अनुसरण किया और नियंत्रण मार्गदर्शन और मिशन एल्गोरिथम को मान्य करते हुए उच्च डिग्री सटीकता के साथ निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंच गया। 150 से 500 किलोमीटर की सीमा के साथ पिरलय ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर और अन्य कई तकनीकों से संचालित होता है। दोस्तों याद रखें इसकी रेंज क्या है? तो 150 से 500 किलोमीटर तक। इसको विकसित किसने किया है? तो डीआरडीओ ने। यह एक सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है। दोस्तों नजर डालेंगे उड़ीसा की तरफ। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है जिसे टेंपल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, यह भी याद रखें। उड़ीसा के राज्यपाल वर्तमान में प्रोफेसर गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, आपको याद रखना है। इससे एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं देंगे दोस्तों, पहले बताया, क्योंकि आज स्टेट्स के नाम भी ज्यादा हैं और क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है किस बैंक ने डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान हासिल किया है? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए बैंक ऑफ इंडिया,
बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने घोषणा की है कि उसने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बड़े बैंकों के बीच समग्र डिजिटल लेनदेन में एक स्थान हासिल किया है। दोस्तों बैंक ने डिजिटल भुगतान लेनदेन की उपलब्धि में असाधारण वृद्धि दिखाई और डिजिटल भुगतान उत्सव में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। याद रखें दोस्तों 2021 में डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान पर कौन सा बैंक रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा। बहुत अच्छे से अब बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ नजर डालें दोस्तों, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी। इसका मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में स्थित है। इसके वर्तमान में प्रबंध निदेशक और सीईओ संजीव चड्ढा हैं। दोस्तों इसकी टैगलाइन भी याद रखें, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है। दोस्तों सम्मिलित बैंक देखें तो 2019 में देना बैंक और विजया बैंक, दो बैंक ऐसे थे जिनका विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था। कौन कौन से? देना बैंक और विजया बैंक। कब किया गया? तो 2019 में, याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 21 दिसंबर, बी 22 दिसंबर, सी 23 दिसंबर और डी 24 दिसंबर। तो दोस्तों याद रखें कि राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। मेरा किन की याद में मनाया जाता है? तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की याद में मनाया जाता है। उनकी जयंती है 23 दिसंबर, जिसको राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस को चरण सिंह जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। वैसे विश्व के अलग अलग देशों में विभिन्न तारीखों को किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस पूरे राष्ट्र में बड़े उत्साह एवं रुचि के साथ मनाया जाता है। भारत मुख्य रूप से गांवों का देश है। दोस्तों देखा होगा ग्रामीण जनसंख्या भारत में बहुत ज्यादा है और भारत की मुख्यतः जनसंख्या कृषि आधारित है या कृषि पर ही निर्भर है। तो गांवों में रहने वाली अधिकांश आबादी किसानों की है और कृषि उनके लिए आय का प्रमुख स्रोत है। इसलिए भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस बहुत मायने रखता है। दोस्तों आपको बता दें कि पहली बार राष्ट्रीय किसान दिवस सन 2001 में मनाया गया था और आपको यह भी बता दें कि चौधरी चरण सिंह, जिनकी यह जयंती के रूप में मनाया जाता है, यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल अगर पूछा जाता है तो 1979 से 1980 तक यह भारत के प्रधानमंत्री थे। साथ ही इनका जन्म भी आपको बता दें कि इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था, याद रखें। और यह कब से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय किसान दिवस? तो 2001 से मनाया जा रहा है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? दोस्तों याद रखें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ना कि नॉर्मल मुख्य न्यायाधीश। तो आपके ऑप्शन है ए केरल उच्च न्यायालय, बी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, सी दिल्ली उच्च न्यायालय और डी उत्तराखंड उच्च न्यायालय। तो दोस्तों याद रखें कि न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कानून मंत्रालय में न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की सेवानिवृत्ति के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति मिश्रा 24 दिसंबर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। मतलब आज से ही यह जो न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। बहुत अच्छे से याद रखें। किसकी सेवानिवृत्ति पर हो रहा है? तो यह भी याद रखें राघवेंद्र सिंह चौहान, जो कि न्यायाधीश थे अभी तक उत्तराखंड उच्च न्यायालय में, उनकी सेवानिवृत्ति के कारण हो रहा है। दोस्तों न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने 1987 में दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की है। दोस्तों याद रखें इन्होंने कब? तो 1987 में दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका एवं चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा देश तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? दोस्तों क्वेश्चन से ही एक पॉइंट याद कर लें बहुत अच्छे से। पहले स्थान पर कौन? अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर कौन सा देश पहुंचा है यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी भारत और डी जापान। तो दोस्तों याद रखें कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका एवं चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले तीसरे स्थान पर कौन था? यूके, और भारत था चौथे स्थान पर, लेकिन अब भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया। याद रखें भारत यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में ब्रिटेन को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल चौथे स्थान पर था, इस साल तीसरे पर है, ब्रिटेन को पीछे छोड़कर। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस साल नवंबर तक 33 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने, जिसके साथ ही देश में यूनिकॉर्न की संख्या
54 हो गई रिपोर्ट के मुताबिक। तो अब टोटल भारत में कितने यूनिकॉर्न है यह आपको याद रखना है, 54। और नवंबर तक कितने बने हैं, 33 इसी साल। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिकॉर्न की सूची में अमेरिका दुनिया भर में पहले, चीन दूसरे स्थान पर है और तीसरे पर भारत, चौथे पर यूके है, आपको याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा निम्न में से किस आईआईटी संस्थान को इनोवेटिव संस्थानों की प्रथम स्थान दिया गया है। आपके ऑप्शंस है, ए आईआईटी रुड़की, बी आईआईटी खड़गपुर, सी आईआईटी दिल्ली और डी आईआईटी कानपुर। तो दोस्तों याद रखें, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा हाल ही में आईआईटी रुड़की को इनोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान दिया है। दोस्तों आईआईटी रुड़की को प्रतिष्ठित भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई द्वारा औद्योगिक नवाचार पुरस्कारों के लिए चुना गया है। इस साल मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी में आईआईटी रुड़की ने पहला स्थान हासिल किया है। कौन सी कैटेगरी में दोस्तों, मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की जो कैटेगरी है उसमें आईआईटी रुड़की पहले स्थान पर है। पिछले साल आईआईटी रुड़की को इसके नवाचार भागफल के लिए द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर चुना गया था। तो दोस्तों याद रखें, पिछली साल किसके लिए, तो इसके नवाचार भागफल के लिए द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर चुना गया था। आईआईटी रुड़की की तरफ नजर डालें अगर अब, तो आईआईटी रुड़की की स्थापना मूलतः 1847 में हो गई थी। सन 1949 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है, 1847 में। विश्वविद्यालय का दर्जा 1949 में। सन 2001 में इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो दोस्तों 2001 में यह आईआईटी के रूप में परिवर्तित हुआ। 1949 से 2001 तक यह इसको यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय माना गया और 1847 से 1949 तक यह सिर्फ एक कॉलेज था। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है, ए बिहार, बी दिल्ली, सी कर्नाटक और डी झारखंड। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। दोस्तों पुलिस विभाग में सभी रैंकों पर उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। इस कदम में ट्रांसजेंडरों के प्रति धारणा बदलने में मदद मिलेगी। दोस्तों क्या होता है, ट्रांसजेंडर भी एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उनके साथ काफ़ी भेदभाव होता है और उन्हें हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए उन्हें समाज के प्रवाह के साथ लाने के लिए उनको मौके दिए जाते हैं और यह कर्नाटक सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है जो उन्हें 1% आरक्षण दिया है पुलिस विभाग में। उन्हें मुख्य धारा में लाएगा, यह उन्हें मुख्य धारा में लाएगा और समाज में उनके खिलाफ सभी पूर्वाग्रहों यानी प्रीजस्टिस को दूर करेगा। दोस्तों हम नजर डालें कर्नाटक की तरफ, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया कहा जाता है। दोस्तों कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को ही हुई थी। कर्नाटक के राज्यपाल वर्तमान में थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई हैं। दोस्तों इसके यहीं हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो कम समय में आपके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अब आप लाइक कर दीजिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को हर पॉसिबल जगह शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका इतना सा सपोर्ट तो हमारे प्रति बनता है। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों याद रखें वीडियो शेयर करके जरूर जाएं।